Hello students, in previous part of video we discussed chi-square test as a parametric test. Today we will discuss chi-square test as a non-parametric test. So let us start. तो देखो भी chi-square test as a non-parametric test. Chi-square test is an important non-parametric test and as such as no rigid assumption are necessary in respect of the type of population. क्या कह रहा है कि अभी तक हमने जो टी टेस्ट और काई स्क्वायर एज पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा था वहां पॉपुलेशन पे एक कंडीशन होती थी कि नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। यहाँ पे वो कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई भी टाइप की पॉपुलेशन हो सकती है, नॉर्मल पॉपुलेशन होना कोई जरूरी नहीं है। वी रिक्वायर ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए भी। ठीक है भाई, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर थ्योरी आ जाए तो आप ये लिख देना। तो देखो फर्स्ट पार्ट अपना काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो देखो काई स्क्वायर टेस्ट एज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टू पार्ट है अपने, गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसमें गुडनेस ऑफ फिट वाला पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो आगे, तो गुडनेस ऑफ फिट में मैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूंगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी से। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को मैं एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता हूं। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं हम, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो अब देखो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपनी, कि मैंने एक कॉइन को 100 बार टॉस किया तो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया कि 70 टाइम्स क्या आया है, हेड आया है। 70 टाइम्स क्या आया है, हेड आया है, और 30 टाइम्स आया है टेल। 30 टाइम्स क्या आया है, टेल आया है। तो ये क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी है। हेड कितने टाइम आया, 70 टाइम्स, और टेल कितने टाइम आया, 30 टाइम्स। तो अपनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 70 टाइम्स हेड एंड 30 टाइम्स टेल। अब देखो एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी। इफ कॉइन इज अनबाइस्ड, अगर कॉइन अनबाइस्ड है तो हम एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे। तो कॉइन अनबाइस्ड है तो हेड और टेल आने के क्या होंगे, इक्वल चांस होंगे। तो हमने 100 टाइम्स क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है, तो हेड कितने टाइम आएगा, 50 टाइम, क्योंकि कॉइन क्या है, अनबाइस्ड है। तो हेड और टेल आने के क्या होंगे, इक्वल चांस होने चाहिए थे। तो इसकी एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि 50 टाइम्स हेड और 50 टाइम्स टेल, ये क्या हो जाएगी अपनी एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो गुडनेस ऑफ फिट में हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी से कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे भाई। ये होती है अपनी गुडनेस ऑफ फिट। देखो यहाँ पे ये लिख रखा है हमने, अंडर द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ फार द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम गुडनेस ऑफ फिट में क्या चेक करेंगे कि अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितनी दूर आई है। देयर इज गुड कंपेबिलिटी बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, द फिट इज गुड। यानी अगर अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में गुड कंपेबिलिटी हो तो हम क्या कर देंगे, फिट इज गुड है। ठीक है भाई, आगे देखो, द टर्म गुडनेस ऑफ फिट इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन विद द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सच एज बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। तो देखो भाई, एक केस तो भी हमने डिस्कस किया था कि जब अपना कॉइन क्या था, अनबाइस्ड था। इसी तरह अगर अपना डाइस अनबाइस्ड हो तो हम कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे। अभी आगे क्या कह रहा है कि हम गुडनेस ऑफ फिट के अंदर हम ऑब्जर्व्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को फिर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू से उसकी कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे भाई। अब देखो इक्वेशन करने का अपना प्रोसीजर, सबसे पहले हम सेट अप दी हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस में हम क्या मान लेंगे कि अपनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में गुड कंपेटिबिलिटी है, मतलब अपनी फिटनेस क्या है, गुड है। तो देखो सेट अप दी हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जर्व्ड एंड दी एक्सपेक्टेड वैल्यूज, यानी देयर इज गुड कैपेबिलिटी बिटवीन दी थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये हमने नल हाइपोथेसिस में मान लिया कि अपनी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी के बीच में गुड कंपेटिबिलिटी है, यानी अपनी फिट इज गुड है। ठीक है भाई,
अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो काई स्क्वायर की वैल्यू कंप्यूट करने का फॉर्मूला क्या है अपना, समेशन ब्रैकेट में क्या चल रहा है भाई, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई, यानी मेरे को ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई का क्या करना है, समेशन करना है भाई। ठीक है, यहाँ पे ओ क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, और ई क्या है अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां से और क्लियर हो जाएगा। फिर देखो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सेकंड देखो क्या लिख रखा है, दी अबव फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन, क्या समेशन अपना, ओ स्क्वायर डिवाइड बाई ई, यानी ओ स्क्वायर डिवाइड बाई ई का क्या करना है मेरे को, समेशन करना है माइनस में कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन क्या है, टोटल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, समेशन ओ समेशन ई। जब क्वेश्चन करेंगे वहां से चीजें क्लियर होती चलेगी अपने। ठीक है भाई, और हम ये सेकंड फार्मूला कब यूज करेंगे, ये सेकंड फार्मूला जब यूज करेंगे जब अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, वरना हम यही फार्मूला यूज करते रहेंगे। पर जब अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे भाई। ठीक है, तो अपने दो टाइप के फार्मूले हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। नॉर्मली हम ये फार्मूला यूज करते चलेंगे, जब भी अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे भाई। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली हम ये फार्मूला यूज करते हैं, क्या होती है, n माइनस 1। पर यहाँ पे ध्यान रखना कि जब मैं n बाइस्ट वाला केस लूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 रहेगी। फिर जब हम बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलग फार्मूले होंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 2 होगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n माइनस 3। तो ये ध्यान रखना भाई, n बाइस्ट वाला केस है डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1। फिर अपना बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बाइनोमियल में डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1, पॉइजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 2, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, n माइनस 3 होगी। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ये स्मॉल n क्या चलेगा अपना, यहाँ पे स्मॉल n क्या होगा, जो रैंडम वेरिएबल होगा उसकी पॉसिबल वैल्यू होगी। जैसे मैंने डाइस को रोल किया है, मान लो उसको मैंने 100 टाइम रोल किया, तो मैंने रैंडम वेरिएबल मान लिया नंबर अपीयर्स ऑन डाइस, तो क्या क्या अपीयर हो सकता है उस पर, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसके बाद देखो फोर्थ स्टेप वही सेम, कि हम काई स्क्वायर की वैल्यू जो भी फॉर्मूले से कंप्यूट किया है उसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल वैल्यू से लेस आ जाए तो अपनी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिख रखा, आप पढ़ लेना इसको। ये देखो यहाँ पे काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबल वैल्यू, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो काई स्क्वायर की वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से कम आ जाए तो हम नल हाइपोथेसिस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब अपनी क्या है, कंपेटेबिलिटी गुड है, यानी फिट इज गुड, वरना क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, ए डाई इज थ्रोन 180 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट, कि एक डाई को 180 टाइम थ्रो किया तो रिजल्ट क्या आया, कि डाई एक बार थ्रो करते तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आया, तो उसने 180 टाइम किया तो उसमें 25 टाइम क्या आया, 1 आया है, 35 टाइम 2 आया, 40 टाइम 3 आया, 22 टाइम 4 आया, 32 टाइम 5 आया, और 26 टाइम क्या आया, 6 आया। तो क्या कह रहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डाई इज अनबाइस्ड। तो डाई अनबाइस्ड है, उसके ऊपर हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो देखो कि अपने डाई अनबाइस्ड हो और मैं एक बार रोल करता हूं तो 1 के आने के चांस कितने हैं, 1/6, 2 के आने के चांस 1/6, सबके चांस क्या हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे। तो मैं 180 टाइम रोल करता हूं तो 1 के आने के चांस कितने होंगे, देखो। तो अगर मैं 1 टाइम रोल करता हूं तो 1 के आने के चांस कितने हैं, 1/6। तो 1 के आने के चांस कितने हैं, 1/6 अगर मैं 1 टाइम करता हूं। तो अगर मैं 180 टाइम करूंगा तो मल्टीप्लाई 180, तो कितना हो जाएगा भाई, 30। यानी डाइस अगर अनबाइस्ड है तो अब मैं अभी थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। तो 2 के आने के भी चांस कितने हो जाएंगे, 30, 3 के आने के भी चांस कितने हो जाएंगे, 30, एंड सोन 6 के आने के चांस भी कितने हो जाएंगे, 30। तो अब यहां देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है। तो 1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 25 है, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने ऑब्जर्व की कि अगर मैंने 180 टाइम डाई को थ्रो किया तो 1 कितने टाइम आया, 25 टाइम आया। तो ये 1 की क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है भाई। और 1 की एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, 30 है, क्योंकि डाई अनबाइस्ड है। तो मैं अगर डाइस को एक बार रोल करता हूं तो 1 के आने के चांस कितने हैं, 1/6। तो 180 टाइम रोल करूंगा तो मल्टीप्लाई 180 तो कितने हो जाएंगे, 30। तो अपनी थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड वैल्यू जब डाइस क्या है, अनबाइस्ड है, तो 1 के आने के भी 30 टाइम आएगा, 2 भी 30 टाइम, 3 भी 30 टाइम। तो 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 30, 2 की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू 30, 3 की एक्सपेक्टेड वैल्यू 30, एंड सोन 6 की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। और 1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितने, 25, 2 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 35, 3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 40, 4 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 22, 5 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 32, एंड 6 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, 26 है भाई।
तो देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस सेट की कि डाइस क्या है, अनबाइस्ड है। अगर डाइस अनबाइस्ड है तो अपने सब नंबर आने के इक्वल चांस होंगे, तो इक्वल चांस होंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अपनी 30 आ जाएगी, जो मैंने भी बताई है। तो पी क्या होगी, एक जब मैं 1 बार रोल करूं तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/6। ये हर एक नंबर के आने की क्या है 1/6 इनटू में एन कितनी टाइम हमने थ्रो किया डाइस को, तो 180 टाइम। तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 1/6 कितने आ जाए 30। तो हर एक नंबर के आने के चांस कितने हैं 30। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 30 हो गई। अब सेकंड स्टेप में हम काई स्क्वायर की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। अब अपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन नंबर नहीं है तो हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला यूज करेंगे, समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। अब देखो यहाँ पे वो क्या है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू देखो क्या ही है, 1 की 25, 2 की 35, 3 की 40, 4 की 22, 5 की 32 एंड 6 की 26। और ये क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है सबकी 30 आई है। तो देखो यहाँ पे ओ लिख लिया, 1 की 25, 2 की 35, 3 की 40, 4 की 22, 5 की 32 एंड 6 की 26। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ई सबकी क्या 30। फिर मेरे को क्या चाहिए ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, तो ओ माइनस ई किया तो ओ में से ई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। फिर इनका होल स्क्वायर कर लिया भाई, डिवाइड बाई ई, तो फिर इनको ई से डिवाइड कर दिया। ओ माइनस ई का होल स्क्वायर 25 को किससे डिवाइड कर दिया 30 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 25 को 30 से डिवाइड, फिर 100 को 30 से डिवाइड करके ये निकाल लिया भाई ओ माइनस ई स्क्वायर, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। फिर इनका समेशन, तो इनका सबका समेशन करिए तो कितना आ गया 7.798। तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7.798। तो कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कितनी आ गई 7.798। इसके बाद देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा n-1, तो 6-1। n देखो यहाँ पे कितने होंगे, जो रैंडम फंक्शन होगा रेंडम वेरिएबल होगी उसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी चल रही है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल उसकी 6 वैल्यू आ रही है। तो क्या हो जाएगा 6-1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं किया तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं। और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या होती है 11.07 आती है। तो टेबुलेटेड वैल्यू क्या है अपनी कंप्यूटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो अपनी कंप्यूटेड वैल्यू 7.798 टेबुलेटेड वैल्यू से क्या लेस है, तो अपनी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है अपनी डाइस क्या है अनबाइस्ड है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।